चैनल पर आप सबका स्वागत है, या अगर आप पहली बार आए हैं तो एक प्यार भरा नमस्ते। आज अपने तीसरे वीडियो में हम जापान में हुई एक और डरावनी सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। ये यूइची यामामोतो की कहानी है, जो एक शांत इलाके में अचानक हुई और जिसने सबको हिला दिया। जापान एक ऐसा देश जो अपनी पुरानी संस्कृति और तेज रफ्तार वाली जिंदगी के लिए जाना जाता है। वहां काम करने का तरीका भी बहुत अलग और मुश्किल होता है। हम अक्सर देखते हैं सुबह सुबह बहुत सारे लोग सूट पहने हुए ट्रेन में भरकर काम पर जाते हैं और फिर रात को बहुत देर से थके हारे घर लौटते हैं। इतनी मुश्किल जिंदगी होने के बाद भी वहां के लोग काम खत्म होने के बाद अपने साथियों के साथ थोड़ा समय जरूर निकालते हैं। कभी कभी वे मिलकर बातें करते हैं या किसी रेस्तरां में खाना पीना करते हैं। आमतौर पर यह एक अच्छा अनुभव होता है, लेकिन कभी कभी ये अचानक बुरा और अप्रत्याशित मोड़ ले लेता है। ये यूइची यामामोतो की सच्ची कहानी है। इस खास घटना के बारे में बहुत सी बातें लोगों को ठीक से नहीं पता है, इसलिए अगर ये वीडियो थोड़ा छोटा लगे तो माफ करना। चाहे आप हमारे पुराने दर्शक हो या पहली बार आए हो, आपका यहाँ स्वागत है। मैं जापान में हुई अजीब, सुलझी और अनसुलझी घटनाओं के बारे में वीडियो बनाता हूं। अगर आपको ये सब पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के बारे में पता चलता रहे। अब बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। 9 जुलाई 2012 की सुबह के शुरुआती घंटों में चिबा के हनामिगावा वार्ड में 6 जवान लोग एक अपार्टमेंट के बाहर इकट्ठे हुए थे। वे सब एक ही कंपनी में काम करते थे और रात की लंबी ड्यूटी खत्म करने के बाद वहां पहुंचे थे, क्योंकि उनमें से कुछ उसी अपार्टमेंट में रहते थे। थके होने के बावजूद उन्होंने थोड़ी देर बाहर खड़े होकर आपस में हल्की फुल्की बातें की, ताकि घर जाने और आराम करने से पहले थोड़ा तरोताजा महसूस कर सके। ये एक बहुत ही आम और साधारण सी बात थी, जिस पर शायद किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन उस समूह के लिए वो सुबह ऐसी बन गई जिसे वे कभी भी भुला नहीं पाएंगे। जब वे अपनी बातों में लगे हुए थे, तभी पीछे अंधेरे से एक अनजान आदमी उनकी ओर आता दिखा। पास के एक अपार्टमेंट की परछाइयों से निकलकर वो धीरे धीरे सड़क के किनारे उनकी ओर बढ़ा। उसने बिना कुछ कहे, बिना कोई आवाज किए चुपचाप उनकी ओर चलना शुरू कर दिया। उनमें से एक युवक शायद किसी के आने की आहट सुनकर या यूं ही मुड़कर देखने के लिए उस अजनबी की ओर घूमा, और जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, उस आदमी ने अचानक बिना किसी उकसावे के हमला कर दिया। उस अजनबी ने, जैसे उसे कोई परवाह ही न हो, एक तेज चाकू निकालकर उस जवान लड़के के गाल पर जोर से मार दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी कुछ करने का मौका नहीं मिला। पीड़ित के एक साथी कर्मचारी ने, जिसने अपनी आंखों से ये सब देखा था, बाद में इस भयानक मंजर के बारे में बताया। घबराए हुए और अपने घायल दोस्त की मदद करने की बेचैनी में समूह ने तुरंत पुलिस को फोन किया। हमलावर अपना काम करके उसी रास्ते से तेजी से भाग गया जिधर से वह आया था। उसने उन लोगों से एक शब्द भी नहीं कहा था। घायल कर्मचारी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही सुबह हुई, जांच करने वाले अधिकारी उस जगह पर पहुंचे और उन्होंने उस इलाके को घेर लिया। उन्होंने सबूत और जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि घटना सुबह 3 बजे हुई थी, जब चारों तरफ अंधेरा था, और हमला इतनी जल्दी हुआ कि कर्मचारियों का समूह उस अजनबी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सका। वे सिर्फ कुछ बहुत ही आम बातें बता पाए, जैसे कि वह 30 या 40 साल का लग रहा था और लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा था, जो जापान में मर्दों की औसत ऊंचाई से थोड़ा ज्यादा होता है। उन्होंने यह भी बताया कि वह पतला था और उसने नीली जर्सी पहनी हुई थी। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इन थोड़ी सी जानकारियों से जांचकर्ताओं को उस आदमी को ढूंढने में ज्यादा मदद नहीं मिल सकती थी। हालांकि घटनास्थल पर उन्हें एक बहुत जरूरी चीज मिली, वह चाकू। जांचकर्ताओं ने तुरंत उस पर उंगलियों के निशान और डीएनए ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी।
उसी दिन दोपहर और शाम के समय स्थानीय खबरों के चैनलों को इस घटना के बारे में पता चला और वे तुरंत उस इलाके में पहुंचने लगे। रिपोर्टर वहां के लोगों से बात करके और ताजा खबरें जानकर अपनी रात की खबरों के लिए जानकारी जुटाना चाहते थे। इनमें से एक न्यूज चैनल, जिसे हम यहां एन न्यूज कहेंगे, ने एक ऐसे आदमी का इंटरव्यू लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रिपोर्टर नरुहितो इगुची अपराध स्थल के पास ही थे जब उन्होंने एक लाल रंग की साइकिल वाले आदमी को अचानक कैमरा टीम से मुड़ते और ऐसा लगते हुए देखा जैसे वो वहां से भाग जाना चाहता हो। ये सोचकर कि शायद ये आदमी कुछ जानकारी दे सकता है, नरुहितो ने उस आदमी के पीछे दौड़ने और उससे कुछ सवाल पूछने का फैसला किया। न्यूज नेटवर्क के कई रिपोर्टरों और कैमरों से घिरे हुए उस आदमी ने टीवी पर एक अजीब सा इंटरव्यू दिया। जैसा कि आपने अभी देखा, उस आदमी का व्यवहार बहुत ही अजीब और शक पैदा करने वाला था। इतना कि इंटरव्यू लेने वाले ने सीधे उससे पूछ लिया कि क्या वो उस सुबह हुई घटना के लिए जिम्मेदार था। बाद में इंटरव्यू लेने वाले ने बताया कि वह आदमी इतना ज्यादा कांप रहा था कि उसका चेहरा भी फड़क रहा था। वो कांपते हुए ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। नरुहितो ने इंटरव्यू से पहले ही उस आदमी को अजीब हरकतें करते हुए देखा था, इसलिए उन्हें शक हुआ और उन्होंने उससे बात करने का फैसला किया। चूंकि कर्मचारियों का समूह हमलावर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सका था, इसलिए ये बहुत अच्छी बात थी कि इंटरव्यू लेने वाले को ऐसी समझ आई और इस इंटरव्यू के कुछ ही घंटों बाद उस आदमी को उस अपराध के लिए पकड़ लिया गया। हाँ, मुझे यकीन है कि उस इंटरव्यू को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई होगी, लेकिन वह सच में ही अपराधी था। किस्मत से स्थानीय पत्रकारों ने उस अपराधी को लगभग पकड़ ही लिया था। उस आदमी के मुताबिक उसने कहा कि उसे उस अपराध के बारे में कुछ भी याद नहीं है और जब उसे पकड़ा गया तो उसने कहा, परसों रात मैंने बहुत ज्यादा शराब खरीदी थी और घर पर पी थी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैंने कोई गड़बड़ की है। अच्छी बात यह रही कि उसने जल्दी उस कंपनी के कर्मचारी के खिलाफ उस भयानक काम को करने की बात मान ली और समूह के सदस्यों ने पूछताछ के दौरान उसकी पहचान भी कर ली। तो यह आदमी कौन था और उसने ऐसा भयानक काम क्यों किया, उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उसका नाम यूइची यामामोतो है। उस समय उसकी उम्र 45 साल थी और वह बेरोजगार था। लंबे समय से वो सरकारी मदद पर जी रहा था। वो अपार्टमेंट बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर पर अकेला रहता था जहां वो घटना हुई थी, उसके ठीक बगल में। सच तो यह है कि उसका अपार्टमेंट उस जगह से सिर्फ 20 मीटर दूर था जहां उसने ये बेवकूफी भरा हमला किया था। पड़ोसियों ने उसे बहुत ज्यादा शराब पीने वाला बताया, जिसके कारण वो अक्सर गुस्सा हो जाता था, खासकर अगर बच्चे पास के खेल के मैदान में खेल रहे होते या लोग आपस में बातें कर रहे होते। शराब पीने के बाद वह अक्सर निर्दोष पड़ोसियों से झगड़ने की कोशिश करता था। वो अपार्टमेंट में इतनी परेशानी पैदा करता था कि जब पड़ोसियों ने कर्मचारियों के समूह के साथ हुई घटना के बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत उस पर शक किया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यूइची के घर की तलाशी ली और उस रात पहने हुए कपड़े बरामद किए और ये पुष्टि की कि ये उस चीज से मेल खाता है जिसे समूह ने देखा था। कपड़ों, चाकू और उसके कबूलनामे के साथ उसे सजा दिलाना आसान था। हालांकि मुझे उसकी ठीक सजा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उस पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया था और उसे चिबा जिला न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया था और ये बिल्कुल सही था। एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ये बेवकूफी भरा अपराध सिर्फ इसलिए कि उसने नासमझी से शराब पी ली थी, बिल्कुल माफ करने लायक नहीं था। इसलिए मुझे उम्मीद है कि उसकी सजा बहुत लंबी होगी। वह साफ तौर पर जनता के लिए खतरा है। जहां तक पीड़ित की बात है, उसने अपने गाल के घाव से ठीक होने के लिए 30 दिन अस्पताल में बिताए। ये एक ऐसा निशान होगा जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी रखेगा और मैं उस मानसिक तकलीफ की कल्पना नहीं कर सकता जो उसे हर दिन शीशे में देखने पर होती होगी। मुझे उम्मीद है कि उसे वो मदद मिल पाएगी जिसकी उसे जरूरत है और वो अपनी जिंदगी के इस भयानक पल को भूल पाएगा।
मेरा 3 आड़ यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप जापान के बारे में ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। ये कितना डरावना है कि इस तरह के मामले कितनी जल्दी हो सकते हैं। ये सोचकर कि एक पागल आदमी बस अपने घर से निकल सकता है और तुरंत एक निर्दोष राहगीर पर हमला कर सकता है, ये बहुत डरावना है। इसलिए मुझे खुशी है कि सड़कों पर ऐसा करने में सक्षम एक कम व्यक्ति है। यह भी डरावना है कि शराब समाज के लिए कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, जबकि ज्यादातर लोग जिम्मेदारी से पीते हैं। ऐसे मामलों में ये अक्सर एक कारण होता है। लोगों को अपनी सीमाएं सीखनी चाहिए और समझना चाहिए कि इसका उन पर क्या असर हो सकता है, नहीं तो चीजें बुरी तरह खत्म हो सकती है। फिर से देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।